Good morning to my dear students. Welcome back to Atmaya Jain School. Jai Swami Narayan. Today I start with Sharmina. Yes, history. Yes, book history, chapter 6. Colonialism and the city. That is the story of an imperial capital. Okay, today I start with its continuation of this lesson because हमने इसके topics किए हुए हैं काफ़ी सारे. So today is the continuation of this lesson and the heading is Life in the Time of Partition. The partition of India in 1947 led to a massive transfer of populations, swelling the population of Delhi with a large number of refugees. Okay, हमारा जो इंडिया का 1947 पार्टीशन है, एक तरफ तो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है और एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हो चुका था. सो काफ़ी सारी मुस्लिम्स इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे. मतलब एक मैसिव ट्रांसफ़र था पॉपुलेशन का इंडिया टू पाकिस्तान. फिर वहाँ से लोग यहाँ आ रहे थे, मतलब और काफ़ी लोग रेफ्यूजी में रहे. ओके, जो यहाँ पे आ गए, आने के बाद अब जो उस तरफ रहते थे, देखो तभी तो कोई नक्शा नहीं था इंडिया का. जब डिवाइड हुआ है तो इंडिया वालों ने कहा पाकिस्तान से कि आपको जो जो स्टेट लेनी है आप ले सकते हो. ओके, अब जो वहाँ के रहने वाले थे वो इंडिया आना चाहते थे, हिंदूज़ वगैरह, पर वो उनका इस तरफ कोई घर नहीं था, कोई सामान, तो वो कितने महीनों तक तो वो रेफ्यूजीज़ में रहे थे. रेफ्यूजीज़ तो बहुत सारी दुनिया थी तभी. फिर धीरे धीरे वो सेट हुए, लोगों ने अपना काम धंधा शुरू किया. तब तक हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था. ओके, धीरे धीरे so there was a swelling the population of Delhi with a large number of refugees. This caused a change in the occupations of the people and the culture of the city. इसमें लोग जो काम करते थे, अब उनको यहाँ आके वो काम नहीं मिला तो सर्वाइवल के लिए उनको जो काम मिला वो करने के लिए रेडी हो गए. राइट, उनका कईयों का तो कल्चर ही बदल गया. मतलब एक वो जो एरा था, इट वाज अ बैड टाइम यू कैन से एज वेल एज गुड टाइम आल्सो. Muslims who were migrated to Pakistan were artisans, petty traders and laborers. They were replaced by Hindu and Sikh refugees who were rural landlords, lawyers, teachers, traders and small shopkeepers. अब कितने हैं जो माइग्रेट होके इधर आए, जो यहाँ से वहाँ गए, वो यहाँ जो काम करते थे या वहाँ जो करते थे, पूरी तरह से उनका ऑक्यूपेशन, कल्चर पूरा बदल गया था. These refugees were forced to change their occupations to become hawkers, vendors, carpenters, ironsmith. बहुत लोगों का ऑक्यूपेशन, कल्चर चेंज हो गया था. The refugees stayed temporarily in camps, schools, military barracks and gardens, as well as occupying vacant खाली जो घर थे. Others were housed in newly developed refugee colonies like लाजपत नगर एंड तिलक नगर. बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो रेफ्यूजीज में रही थी, और लेकिन वो था तो टेम्पररी, लेकिन उन्हें फिर सर्वाइवल के लिए जो काम मिला वो करने के लिए तैयार हो गए. दिस लार्ज एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशंस changed the social environment of Delhi with an urban culture based on Urdu
being overshadowed by new taste and sensibilities in food, dress and art. जैसा हम एक कहावत सुनी ना आपने, जैसा देश वैसा भेष। जहाँ हम रहते हैं उनकी कल्चर को, लैंग्वेज को, फूड को, क्लोथिंग को, आर्ट्स को, सबको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं और करना ही पड़ेगा जिस स्टेट में हम रहते हैं, है ना। अब जब हम गुजरात स्टेट रहते हैं, हमें नवरात्रि कितना अच्छा लगता है, ड्रेस, आर्ट, ब्यूटी, यहाँ का खाना, गुजराती खाना अच्छा लगता है हमें, क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं वैसा तो हमें बनना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट इज लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम से में क्या हुआ था? Inside the old city, the system of canals for transporting water and effluents built earlier had been neglected and had broken down in the 19th century. मतलब inside the old city, वो जो पुरानी वैसे भी दिल्ली, यू नो, ओल्ड दिल्ली, आप ओल्ड दिल्ली विजिट करोगे ना, आज भी ओल्ड दिल्ली वैसी ही है जैसे थी। इतनी छोटी छोटी नैरो रोड्स, वही ज़्यादातर साइकिल वाले लोग साइकिल चलाने वाले, ओके, और कंजस्टेड, क्राउडेड, बीच में कैनल्स बने हुए हैं फॉर वाटर, बट अर्लियर हैड बीन निगलेक्टेड एंड, और बाद में ये आपने पढ़ा ना, वो जब भी बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल डायनेस्टी कर दिया था उनको, कि ये इसके बाद मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी, तो उनके बाद उन्होंने, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्चुअली कोलकाता में उन्होंने अपना पूरा बेस बना के रखा हुआ था। दिल्ली वॉज टोटली निगलेक्टेड बाय, ये मतलब पहले की मैं बात कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स की, टोटली निगलेक्टेड थी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दिल्ली को अपने हाथ में लेने दिया और कहा कि बहादुर शाह जफ़र के बाद मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो भी उनकी जनरेशन है उन्हें प्रिंस का नाम दिया जाएगा, राइट। सो जब दिल्ली उन्होंने ओवरटेक किया, फिर उन्होंने दिल्ली का पूरा नक्शा ही बदल दिया। जो बीच में कैनल्स थे उसे पूरी तरह से बंद करवा दिए, तोड़ दिया पूरा, यू नो, एकदम रिकग्नाइज करना मुश्किल हो गया था कि ये न्यू दिल्ली है, मतलब ये दिल्ली है। न्यू दिल्ली बनाई इन्होंने, बाद में न्यू दिल्ली इंसेप्ट की। न्यू दिल्ली तो आज भी आप विजिट करो, न्यू दिल्ली इज़ वेरी नीट एंड क्लीन और पॉश है। हमारा न्यू दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे बड़े बड़े राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे एक टाइम पे ब्रिटिशर्स के हुआ करते थे। Thus at the end of the 19th century, the शाहजहानी ड्रेन्स, वो जो उस टाइम के मुग़ल के जो कल्चर्स थे, मॉस्क थे, बहुत सारे तो तोड़ दिए गए थे या तो फिर उसको किसी और में कन्वर्ट कर दिया गया था। उनके बने हुए कैनल्स बंद करवा दिए थे। मतलब वो जो मुग़ल डायनेस्टी का एक एटमॉस्फेयर था ना, उनका बनाने का तरीका, वो सब कुछ बदल दिया था। Shahjahani drains were closed and a new system of open surface drains was introduced. But this system was soon overburdened due to the growing population. लेकिन ये जो सिस्टम है, ये धीरे धीरे आप देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन आज सबसे ज़्यादा है। दिल्ली सबसे ही बिजिएस्ट टाउन है आज इंडिया का। बहुत सारा ट्रेड एंड बिजनेस होता है टू एंड फ्रो फ्रॉम हियर टू फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। इन कॉन्ट्रास्ट, much money was spent on a new drainage system in the New Delhi area. वो जो न्यू दिल्ली में जो पुराना सिस्टम था वो पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था और न्यू सिस्टम किया था। But the Delhi Municipal Committee was unwilling to spend money on drainage system of old Delhi. लेकिन जो दिल्ली की जो recent municipal corporation है, they were unwilling,
वो मतलब वो चाहते थे कि न्यू दिल्ली जो था वो वैसा ही रहे, हम उस पर अब पैसा नहीं खर्चेंगे क्योंकि उसको अब ठीक करना इम्पॉसिबल है. स्पेंड मनी ऑन द ड्रेनेज सिस्टम इन द ऑफ न्यू दिल्ली, ऑफ ओल्ड दिल्ली. सो इसलिए ओल्ड सिटी, ओल्ड दिल्ली आज भी वैसी ही है. Then the decline of Havelis. At that time, huge Havelis, palaces were incepted. That is, the Mughal aristocracy had earlier lived in grand mansions. मुगल जो राज था ना, बहुत ही एकदम हाई-फाई बोल सकते हैं, बहुत अमीर, प्रिविलेज, एकदम लैविशली अपनी ज़िंदगी उन्होंने बिताई है. उनकी विमेंस घर की, उनका खाना पीना, उनका कोई चीज़ फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, उनका शाही नवाब एकदम डिफरेंट था. सो द मुगल की जो एरिस्टोक्रेसी है हैड अर्लियर लिव्ड इन अ ग्रैंड हवेलीज बोलते थे, हवेली. पता नहीं कितने अंदर हज़ारों रूम होते थे, बड़े बड़े से उनके टॉयलेट बाथरूम देखोगे ना तो हमारा जो बंगलो है ना उतना तो उनका एक वॉशरूम होता था. That is lived in a grand mansion called Havelis, which were large walled compounds with mansions, courtyards and fountains. आलीशान हवेलियाँ होती थी, इतना बड़ा बार का मैंशन, प्रमाइसेस और कोर्टयार्ड्स आसपास और बीच में फाउंटेन्स. अ हवेली हाउसिंग मैनी फैमिलीज. उस मतलब पहले ज़माने में ना ये जो मुस्लिम्स थे, जो मुगल, बहुत परिवार एक ही साथ रहता था. कितने कजन्स एंड वो सब मिलकर रहते थे. A haveli housing many families consisted of many structures, both working and living. मतलब वहीं पे कामकाज भी होता था और रहने का भी पूरा था. With courtyards, open spaces, separately. उस टाइम में तो मेन विमेन को बिल्कुल ही, कोई अगर अजनबी भी आ जाए तो विमेन को उनके आगे आना नहीं. बहुत पर्दा सिस्टम था, बहुत ज़्यादा. आपने देखा ही होगा फिल्म्स में पुरानी फॉर मेन एंड विमेन के लिए अलग सा रहता था बहुत. सम ऑफ देम इवन इंक्लूडेड हाउसिंग फॉर कार्ट ड्राइवर्स, टेंट पिक्चर्स, टॉर्च बेरर्स, एज वेल एज फॉर अकाउंटेंट, क्लर्क, हाउस होल्ड सर्वेंट्स. यानी उन लोगों के लिए रहने के लिए भी हवेली में उस टाइम तो उनकी लड़कियों को तो बिल्कुल भी बाहर से, इवन बॉयज़ को भी उनके घर ही आके मौला साहिब जी कहते हैं ना, उनको पढ़ाया करते थे. उनको उन्होंने एडुकेशन दिया है वहीं पे. मतलब वो बच्चे घर से बाहर कभी निकले ही नहीं, हवेली से बाहर. हर एक चीज़ उनके अंदर मौजूद थी, हर एक एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग. Under British rule, many of the Mughal amirs were unable to maintain this large establishment, and thus the Havelis began to be subdivided and sold. मतलब इतनी बड़ी बड़ी आलीशान हवेलीज होती थी कि जो कई बार तो मुगल उन्हें संभाल ही नहीं पाते थे. अरे इतने लोगों का वेयर हाउस, खाने का पूरा एक मतलब पूरा एक, जहाँ पता नहीं कितने लोगों का एक दिन में खाना बनता था, कि वो नहीं हिसाब किताब संभालते थे तो वो या तो बंटवारा कर देते थे या फिर बेच देते थे. In some, the fronts were turned into shops and warehouses. मतलब उस टाइम में जो मतलब वो जो पास जो जाता गया, फिर आगे वाली आने वाली जो जनरेशन थी वो जब नहीं संभाल पाते थे तो उन्होंने आधा से ज़्यादा बेच दिया या घर में ही अपने वेयर हाउस, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस का गोदाम बना दिया, शॉप्स बना दिए. और कई है वो तो, कई हवेली है वो तो ख़त्म ही हो गई है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डिस्ट्रक्ट हो चुकी है. देन colonial bungalows in New Delhi.
इनकी एक अलग से स्पेशली सोसाइटी होती थी, एरिया होता था जहाँ सिर्फ ये हाई फाई ब्रिटिशर्स रहते थे, आलीशान बंगलोज में. The main features colonial bungalows in New Delhi were the colonial bungalows in New Delhi were totally different from Havelis. These were being meant for nuclear family. यानी वो लोग हवेली के जैसे नहीं होते थे, उनके अच्छे छोटे छोटे बंगलोज होते थे जहाँ उनकी छोटी छोटी फैमिलीज रह जाती थी. हवेली में तो पता नहीं कितनी फैमिलीज रहते थे. They were large single story buildings with verandas. मतलब इनका बनाने का तरीका और था ब्रिटिशर्स का. With verandas on 3 sides, set in 1 or 2 acre of the open ground. Kitchens, अस्तबल, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स. उनके लिए अपने घर के अलावा दूर थोड़ा सा उनके लिए वो जगह होती थी. Okay, then is the municipality begins to plan. The census of 1931 revealed that the walled city was horribly crowded. walled city यानी उस टाइम पे न्यू दिल्ली में एक वॉल्ड सिटी बनाई गई थी जहाँ बड़े बड़े अमीर इंडियंस रहते थे, आइकॉन पर्सनालिटीज़, और ब्रिटिशर्स भी वही रहते थे. बाद में ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी अलग कर दी थी. उस टाइम में उसे वॉल्ड सिटी कहा जाता था. वॉज हॉरिबली क्राउडेड, एज many as 90 persons per acre, while New Delhi had only about 3 persons per acre. न्यू दिल्ली तभी क्राउडेड नहीं था. वॉल्ड सिटी जहाँ ब्रिटिशर्स बड़े बड़े आइकन्स के साथ रहते थे वो अब बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुकी थी. इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपना पूरी सिटी न्यू दिल्ली में बनाई, जब पर एकड़ में 3 पर्सन्स की फैमिली रहती थी बस खाली पर एकड़ में. Earlier in 1888, the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by Robert Clark for the walled city residents to draw them away to a new type of market square around which shops would be built. फिर 1888 में एक लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम आई जिसके प्लान में रॉबर्ट क्लार्क ने उस वॉल्ड सिटीजन्स रेजिडेंट्स को निकाल दिया, पूरा उसको हटा दिया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट स्क्वायर बना दिया राउंड विच शॉप्स वुड बी बिल्ट. उन्हें वो जितने भी इंडियंस थे उन्हें निकाल दिया और कहा यहाँ पे एक ह्यूज मार्केट स्क्वायर ब्लॉक बनेगा. The land was divided into regular areas for the construction of neighborhood. However, this scheme remained incomplete and did not help to decongest the city. मतलब ये जो स्कीम थी ये फेल हो गई, ये नहीं बन पाया क्योंकि उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिला. The Delhi Improvement Trust, which was set up 1936, built areas like Daryaganj, South ये आज भी है, for wealthy Indians, अमीर, in which houses were grouped around parks. बस एक बीच में घर होता था और आसपास गार्डन. Within the houses, the space was divided with different members of the same family, having their private spaces within the home. जैसे सपोज एक एकड़ था, उसमें समझो एक फैमिली में 4 मेंबर है, तो एक मेंबर के लिए इतना बड़ा होता था, पूरी प्राइवेसी. फिर दूसरा मेंबर एक ही फैमिली का, फिर तीसरा मेंबर, फिर चौथा मेंबर. Okay, that was New Delhi
जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपने लिए अंदर लिया तो दैट वाज टोटली चेंज्ड. Okay students, so that was the end of this lesson, the colonialism and the city, the story of imperial capital. Okay, yes, we start with its activity from page number 71. Page number 71, we start with its activity. Imagine yourself walking up Resina Hill, looking towards Rashtrapati Bhavan. Do you think Baker was right in thinking that looking up the building would create a sense of awe and emphasize the power of the British? मतलब दूर से जब न्यू दिल्ली में वो जो एरिया था उसे देखकर लगता था जैसे मतलब देखकर लगता था कि क्या पावर है ब्रिटिश का. I think Baker, एक बंदा था, was not right when he spoke so. A sense of awe is very harmful, and high buildings don't emphasize the power of anything. उसने कहा ये Baker का कहना था कि मतलब कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और ऐसे देखकर लगता था कितना पावर है. जैसे इधर किसी को मतलब किसी की बड़ी ग्रैंड हाई बिल्डिंग्स को देखकर, सोसाइटी को देखकर बस ऐसा नहीं लगता है कि इनके पास कितने पावर है, ये रूलर बहुत पावरफुल हो. ऐसा नहीं है. द रियल पावर ऑफ द रूलर लाइज ओनली इन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स. देखो इससे पावर का क्या फायदा जो लोगों की मदद नहीं करे, जो सिर्फ लोगों के ऊपर पावर दिखाए, अपना रूल दिखाए, अपनी धमकी दे. पावर उसे कहा जाता है जो लोगों की मदद करे, फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द, उसमें अपना पावर दिखाओ. ह्यूज बड़ा महल बना दिया ओके और बस और अपना पावर दिखा रहे हो, पैसों का पावर दिखा रहे हो, वो कोई फायदा नहीं है. यूज इन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट for the progressive development, for the quick economic development, for the true secularism and socialism. उसमें जब कोई अपना पावर दिखाए तो वो असली पावर है इंसान की. अपने पैसे की पावर दिखाना, अपने घर का बड़े उसका कोई मतलब नहीं है. राइट. Question 2. Can you find at least 2 instances from this chapter that suggest that there were other ways of thinking about the image of the capital city? Yes. It was dusty provincial town before being declared as capital of India in 1911. ब्रिटिशर्स के पहले जब मुगल डायनेस्टी इसको रूल करती थी तब दिल्ली कुछ भी नहीं था. बहुत ही मतलब कुछ नहीं था दिल्ली में. इट वॉज नो आइडल सिटी. आज हमारी दिल्ली मतलब एक बोलते हैं ना एक हमारे इंडिया का बहुत एक अहम सिटी है. और दिल्ली बोलो तो अपने आप ही एक दिमाग के अंदर ही ना बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं. एंड हमारा ओबियस कैपिटल है. हमारा सारी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं या जो भी बातचीत है सब वहीं पे होती है. मतलब हमारा पूरा हिंदुस्तान दिल्ली से चलता है. It was no ideal city. Its delights were enjoyed only by some rich people. कभी कुछ भी नहीं था, सिर्फ चंद बड़े बड़े आइकन पर्सनालिटीज की वजह से वो दिल्ली था. There were sharp distinctions between rich and poor. बहुत बड़ा फासला था अमीर और गरीब में. Havelis and mansions were surrounded by the mud houses of the poor. पुअर पीपल थे जिनको कोई देखता भी नहीं था, बस उनके आसपास बड़ी हवेली और मैंशंस थी, बस पावर दिखाते थे, बाकी वो गरीब को कोई नहीं पूछता था. देन दिल्ली वॉज द स्प्लेंडेड कैपिटल ऑफ मुगल किंग शाहजहां, consisting of a fort palace complex with an adjoining completely walled city with 14 gates. It has broad main streets with a canal running in Chandni Chowk. जो मुगल डायनेस्टी की दिल्ली थी वो बिल्कुल अलग थी. ओके,
ह्यूज बड़े बड़े वॉल थे, एंट्रेंस एक ही था, पूरा शाहजहानाबाद था, एक ही एंट्रेंस था और बड़े बड़े सड़कें थी और बीच में पानी के कैनल्स थे। पूरा चांदनी चौक इलाका, आज चांदनी चौक एक मेट्रो का स्टेशन है, चांदनी चौक, जो चांदनी चौक यानी रेड फोर्ट। पेज नंबर 74. Think of the life of two young people, one growing up in a haveli and in a Canarlian bungalow. हवेली मुगल की और कनाडियन बंगलोज ब्रिटिशर्स के. What would be the difference in the relationship with the family? आप क्या प्रिफर करोगे to live in? Young person will live in havelis because he has contact with many people, as haveli houses have many families. He has cordial and friendly relationship with his neighbors. He leads a simple life. He is habituated to work in crowded and narrow lanes. He studies with students coming from different backgrounds. A Canadian young person living in Canadian bungalows, no contact with the neighboring or relatives, क्योंकि वो बंगलो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली के लिए, ना कहीं आना ना कहीं जाना. He has all modern facilities and sophisticated way of life. He leads a luxurious way of life. Dozens of servants उनके आगे पीछे एक एक काम के लिए घूमते हैं. He leads a comfortable लेकिन isolated life. So one would definitely like to live a life in havelis. Now the next question on page number 76 is for you students. Do yourself. It is based on the description areas of this chapter, right? Okay, so further I will continue in my next class with few more in text, that is question answers in text के और कुछ MCQs. Okay, then और भी इसके questions बाकी हमारे page number के we will discuss continue in our next class. And I hope students you are busy doing my subject enrichment activity. Okay, and please complete it before 15th October. After that it will not be accepted. That is the final and the last date. And please start preparing with full hearts for your second periodic test, जो again same procedure MCQs का. And definitely if you once read the lesson, आपको वो MCQs definitely आप easy solve कर सकोगे अगर आप lessons को बार बार पढ़ते जाओ. Okay, it will be easy for you to just solve it. So okay, complete your books. और जिनके मार्क्स पहले कम आए हैं प्लीज़ बी वेयर, इस टाइम आपके वो मार्क्स कम नहीं आने चाहिए. ओके, एवरीवन शुड स्कोर गुड इन दिस टाइम. जिनके मार्क्स कम आए थे, जिन्होंने वेल सिक्योर नहीं किया है इन फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट, डेफिनेटली आप इस सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट में होपफुली यू विल डू वेरी गुड. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड and start preparing, okay, for your second periodic test. So with this I wrap up my class here. Thank you to all. See you in my next class. Take care.